हाँ, कैंसर का इलाज आसान नहीं होता। कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स पर असर नहीं करती, ये मरीज के पूरे शरीर और दिमाग को हिला देती है। दिनों तक चलने वाली उल्टी, लगातार बनी रहने वाली मिचली और फिर एक डर कि कहीं इलाज शुरू होने से पहले ही मरीज टूट ना जाए। थोड़ा रुककर सोचिए, जब शरीर कमजोर हो, दिमाग थक चुका हो और हर पल उल्टी का डर हो, तो इंसान कितना सह पाएगा। दरअसल यहीं पर साइंस ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा, अगर उल्टी को रोक नहीं पा रहे तो क्यों ना उसके आदेश देने वाले सिस्टम पर ही काम किया जाए। और यहीं से कहानी शुरू होती है एप्रिपिटेंट की, एक ऐसी दवा जो उल्टी को नहीं, उसके दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल को ही चुप करा देती है। अब समझिए, 1990 के आखिरी सालों में डॉक्टर एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे। ऑन्डेनसिट्रॉन दी जाती थी और पहले 24 घंटे तक काम भी करती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही परेशानी, देर से शुरू होने वाली उल्टी। मरीज बिस्तर से उठ नहीं पाता, खाना तो दूर, पानी भी नहीं रुकता। जरा सोचिए, इलाज चल रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तब साइंटिस्ट ने सवाल किया, आखिर उल्टी का असली कंट्रोल किसके हाथ में है? और जवाब मिला, सब्सटेंस पी, एक न्यूरोकेमिकल जो ब्रेन स्टेम तक पहुंचकर सीधे आदेश देता है, उल्टी करो। 2003 में पहली बार एफडीए ने एक ऐसी दवा को मंजूरी दी जो इसी रास्ते को रोकती थी। ये थी दुनिया की पहली NK1 रिसेप्टर एंटी एनागोनिस्ट। नाम था एप्रेपिटेंट। और यहीं से पूरा खेल बदल गया। दरअसल फार्माकोलॉजी में इसे एंटी एमेटिक कहा जाता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए, ये दवा दिमाग के वॉमिटिंग सेंटर को शांत कर देती है। एप्रेपिटेंट ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे ब्रेन स्टेम तक पहुंचती है। वहां जाकर NK1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। सब्सटेंस पी अपना संदेश भेजना चाहता है, लेकिन रास्ता बंद हो चुका होता है। कोई सेरोटोनिन से झगड़ा नहीं, कोई डोपामीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक सीधा काम, उल्टी को अनुमति ही नहीं मिलती। इसीलिए इसे दिया जाता है हाईली एमेटोजेनिक कीमोथेरेपी में, मॉडरेटली एमेटोजेनिक कीमोथेरेपी में और खासकर डिलेड CINV में, जो मरीज को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। जब एप्रेपिटेंट ऑन्डेनसिट्रॉन और डेक्सामेथासोन के साथ दी जाती है तो हाँ, मरीज पहली बार इलाज को सहने लायक महसूस करता है। अब जरा डोसेज समझिए। कीमो के पहले दिन 125 मिलीग्राम, दूसरे और तीसरे दिन 80 मिलीग्राम। अगर IV देना हो तो फोसाप्रेपिटेंट 150 मिलीग्राम की एक ही डोज। सर्जरी से पहले 40 मिलीग्राम, एक कैप्सूल, एक मौका। बच्चों में वेट के हिसाब से डोज तय होती है। यहाँ साइंस कोई गलती नहीं करती। साइड इफेक्ट्स आमतौर पर हल्के होते हैं, थकान, हिचकी, कब्ज, भूख कम लगना। लेकिन थोड़ा रुककर समझिए, ये दवा CYP3A4 को प्रभावित करती है। डेक्सामेथासोन ज्यादा असर दिखा सकता है, वारफरिन का INR बदल सकता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम न करें, और बहुत रेयर मामलों में स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम भी देखा गया है। इसलिए ये दवा ताकतवर है और जिम्मेदारी भी मांगती है। एप्रेपिटेंट ने न दर्द मारा न बैक्टीरिया मारे, लेकिन इसने मरीजों को इलाज पूरा करने की हिम्मत दी। आज कीमोथेरेपी चेयर पर बैठा मरीज पहले सिर्फ एक डर लेकर आता था, उल्टी रुकेगी या नहीं। अब वो एक कैप्सूल लेता है और दिमाग के अंदर खामोशी छा जाती है। और आखिर में जरा सोचिए, अगर हम सिग्नल्स को चुप करा सकते हैं तो अगली बारी किस एहसास की होगी।